हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका लास्ट चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एयर पोल्यूशन और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं क्या किया जा सकता है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। मैं कुछ सजेशंस देती हूँ, जैसे हम यूज कर सकते हैं सीएनजी और अनलेडेड पेट्रोल डिक्रीज करने के लिए एयर पोल्यूशन को। दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स ना जला के सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज करके हम फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पा सकते हैं, जो बेसिकली मेन कंट्रीब्यूटर हैं पोल्यूशन के। हम बाइसिकल या वॉक करके जा सकते हैं छोटे डिस्टेंस के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत नहीं होती। आप कार को पूल कर सकते हो, मतलब बहुत सारे लोग अगर एक ही जगह जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, तो डेफिनेटली एक कार में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है सबको अपनी अपनी कार्स लेके जाना है। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें नए नए प्लांट्स उगाए जाते हैं। इसके अलावा हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो। आपको इससे रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। दिल्ली को एक टाइम पे बोला जाता था सबसे पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड का, मतलब धुआं ही धुआं जो ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, जो डीजल पे चल रहे हैं, पेट्रोल पे चल रहे हैं। तो एक डिसीजन लिया गया कि भाई हम पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी के ऊपर यूज करेंगे व्हीकल्स को, या अनलेडेड पेट्रोल यूज करेंगे, जिसकी वजह से आज की डेट में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक हो गई है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी होंगे आपके एरिया में जो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक कैंपेन चला था से नो टू क्रैकर्स, जिसमें बेसिकली स्कूल के बच्चों ने ये ऑर्गेनाइज किया था कैंपेन, ताकि वो बता सकें कि दिवाली के टाइम पे जब हम क्रैकर्स चलाते हैं तो एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा हो जाता है और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जो एयर की क्वालिटी है वो अलग अलग जगह पे मॉनिटर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इवन दिल्ली में मैंने देखा है जाके, वो एयर क्वालिटी का ना इंडेक्स बताते हैं कि कितनी पोल्यूशन है आज के डेट में। तो ये जो डेटा है ये जनरेट करता है अवेयरनेस कि भाई कुछ तो करो, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आप भी स्टेप्स ले सकते हो। आप स्विच कीजिए टू ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर या विंड एनर्जी, जो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और भी बहुत चीजें कर सकते हैं जो हमने डिस्कस की, जैसे बाइसिकल पे स्कूल जाना, बस का यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, कार पूल करना, जिससे आप इंडिविजुअली कम पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस या स्टेप्स आप ले रहे हो ना, ये एक बड़ा डिफरेंस कॉज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ट्रीज प्लांट कर दो, वन महोत्सव सेलिब्रेट करो, जैसे हम जुलाई में करते हैं एवरी ईयर, ताकि प्लांट्स लगाए जा सके। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो जाके एल्डर्स को बताते हैं कि जो ड्राई लीव्स है उनको जलाओ मत, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है। जलाने की जगह पे आप एक पिट तैयार करके, खड्डा तैयार करके ड्राई लीव्स, ड्राइड प्लांट्स को उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं एमिट होंगी, स्मोक नहीं एमिट होगी, और आपका वो मेन्योर बन जाएगा कुछ टाइम के बाद। वर्मी कंपोस्टिंग भी यूज की जा सकती है, जो हमने पढ़ा था। अब पढ़ते हैं सेकंड इफेक्ट, वाटर पोल्यूशन के बारे में। हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि वाटर एक बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। क्या आप अलग अलग एक्टिविटीज बता सकते हैं जहां हम पानी का इस्तेमाल करते हैं? मेरे केस में तो बहुत ज्यादा हैं, जैसे घर साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्लांट्स उगाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रेनफॉल आने के लिए भी वैसे नेचुरल तरीके से हमें पानी चाहिए ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है ये जो वाटर है आज की डेट में ये कम होता जा रहा है, जो हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। खास तौर पे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन कॉज हो रही है इसके अंदर, पानी के अंदर, बाय इंडस्ट्रीज, बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो जो पानी है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। इवन जब आप कपड़े धोते हो, नहाते हो, या कोई और काम कर रहे होते हो, सफाई या बर्तन धो रहे होते हो, तो आपको पता है आप पानी को डर्टी कर रहे हो। डर्टी करने का मतलब ये कि कुछ और मटेरियल जो है पानी के अंदर ऐड किया जा रहा है, जिससे उसकी जो क्वालिटी है, स्मेल है, कलर है, वो चेंज हो रहा है।
ये जो हार्मफुल चीजें हैं जैसे कि सीवेज हो गया, नाली का पानी, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, सिल्ट हो गया, गंदी मिट्टी अगर मिल जाए पानी के साथ तो पानी जो है वो पल्यूटेड हो जाता है। तो जो सब्सटेंसेस पानी को पल्यूट करते हैं उन्हें हम पल्यूटेंट्स बोलते हैं। बुक में एक टेबल भी फिल करने को बोला है कि अलग अलग जगह से अगर आप पानी लेते हो तो उसकी कैसी स्मेल होती है, एसिडिटी कैसी होती है, कलर कैसा होता है, मैंने वो फिल कर दिया है। जैसे टैप वाटर लेते हो तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी स्मेल होती है, एसिडिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना सॉल्ट कंटेंट होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। कलर थोड़ा डल सा होता है। पॉन्ड से पानी लेकर आते हो, बहुत ज्यादा स्मेल होती है उसकी, एसिडिटी भी होती है उसके अंदर, मतलब सॉल्ट कंटेंट होता है, डर्टी होता है, मडी होता है। रिवर वाटर की बात की जाए वो भी स्मेल करता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता, कलरलेस सा होता है थोड़ा। कुएं का पानी की बात की जाए वो भी स्मेल करता है, एसिडिक कंटेंट होता है, डल होता है। लेक के पानी की बात की जाए तो कोई ज्यादा स्मेल नहीं होती, एसिड कंटेंट भी कम होता है या ना के बराबर होता है और कलर भी नहीं होता। तो आखिरकार ये जो पानी है ये कैसे पल्यूट होता है, एक केस स्टडी से समझाती हूँ। जैसे ताजमहल का पढ़ा था, जो गंगा है वो बहुत फेमस रिवर्स में मानी जाती है इंडिया के अंदर, और वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में या आप कह सकते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट की पॉपुलेशन को सस्टेन करती है। क्योंकि जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो बहुत सारी स्टेट से होती हुई जाती है और फाइनली जाकर बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है। तो बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो गंगा रिवर पे डिपेंड करती है, डेली नीड्स के लिए वो डिपेंड करते हैं, लाइवलीहुड के लिए पानी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एक रीसेंट स्टडी हुई बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जिसने ये बोला कि हमारी जो गंगा रिवर है वो वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड, खतरे वाली रिवर्स बन चुकी है वर्ल्ड की। उसके अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत सारे सालों से ये देखा जा रहा है। ये पोल्यूशन का लेवल इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि जब रिवर जो है वो अलग अलग टाउन्स या सिटीज से फ्लो करती है तो बहुत ज्यादा गंद उसमें डाल दिया जाता है, गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, नाली का पानी सीधा उसमें जाके मिल रहा होता है, डेड बॉडीज घूम रही होती हैं, हार्मफुल चीजें घूम रही होती हैं जो सीधा हम पानी में डाल देते हैं। इनफैक्ट किसी किसी एरिया में तो इस रिवर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि एक्वेटिक लाइफ, पानी में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को डील करने के लिए, रिवर को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गंगा एक्शन प्लान इन 1985 कि भाई इस रिवर का जो पोल्यूशन लेवल है वो कम किया जाए। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो अब रिवर का जो डैमेज है वो बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है। मतलब हम चाहें भी तो ज्यादा ठीक नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने फिर से लॉन्च किया एक न्यू इनिशिएटिव लोगों को जागरूक करने के लिए, दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2016 के अंदर। अब ये जो है हमने एक क्लासिक केस लिया। अब जो गंगा कानपुर से निकलती है उत्तर प्रदेश से, वहां देखा गया कि वहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है उस रिवर के अंदर, क्योंकि जो कानपुर है उसे सबसे पोल्यूटेड टाउन बोला जाता है यूपी का। जो लोग हैं नहाते भी उसी में है पानी में, कपड़े भी वही धोते हैं, डेफिकेट मतलब टॉयलेट भी एज उसी को यूज करते हैं, गंद भी उसी में फेंकते हैं, फ्लावर्स भी फेंकते हैं, भगवान की मूर्तियां भी उसी में डाली जाती हैं। इवन जो पॉलिथीन है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो भी नदी के अंदर फेंका जाता है। तो जो कानपुर है उसमें जो पानी का अमाउंट है वो कम मिलता है और फ्लो जो है रिवर का वो भी स्लो है। अब जो कानपुर है उसमें 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट की इंडस्ट्री, और ये तो टॉक्सिक केमिकल्स या वेस्ट रिवर के अंदर डालते रहते हैं। तो इन सब चीजों से हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई थोड़ा तो समझ में आ गया, लेकिन आखिरकार और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स को पोल्यूट करने के लिए। घरों से जो टॉक्सिक वेस्ट जाता है, सीवेज जाता है, टॉक्सिक केमिकल्स जो पानी के अंदर मिक्स करके हम डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स के अंदर, वो रिवर को पोल्यूट करता है। प्लस जो लोग हैं वो सॉलिड चीजें, मैंने बहुत बार देखा है लोग नैपकिन तक को
डिस्चार्ज कर देते हैं टॉयलेट सीट के अंदर। मतलब यार कुछ तो सोचो। दूसरा क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं गंगा रिवर को रिस्टोर करने के लिए उसकी पास ग्लोरी में, जहां पे वो अच्छी हालत में थी। लॉज बनाए जाने चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए कि पल्यूटेंट्स नहीं फेंकने गंगा के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर देने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कि वो डायरेक्टली वेस्ट पानी के अंदर ना फेंक पाए। और नेक्स्ट सवाल कि जब हम डिस्पोज करते हैं वेस्ट, गार्बेज डिस्पोज करते हैं, क्या वो अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिवर के अंदर? जी हाँ, पानी को टॉक्सिक बनाता है, डिप्लीट कर देता है, ऑक्सीजन को खत्म कर देता है उसके अंदर अलग अलग चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्चार्ज करती हैं केमिकल्स रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर की मिल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, ये सब कंटेमिनेंट्स को, केमिकल चीजों को पानी के अंदर डिस्चार्ज करती हैं। अब ये केमिकल चीजें क्या क्या हैं? आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, जो टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करना चाहिए। इंडस्ट्रीज को अपना जो वेस्ट है उसे ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज करना चाहिए पानी के अंदर। रूल्स फॉलो करने चाहिए। जो सॉइल है वो भी अफेक्ट होती है इम्प्योर पानी की वजह से, जिसकी वजह से उसका एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है और वॉर्म्स उगना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। हमने पहले ही पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स कितने जरूरी होते हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यही केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए। ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और ये डिस्चार्ज हो जाते हैं फील्ड से, सीधा नदियों में जाके मिल जाते हैं या नीचे जाके ग्राउंड वाटर में सीप इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पॉन्ड के अंदर किस तरीके से अगर टॉक्सिक वेस्ट फेंका जाए तो एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं। मान लीजिए एक पॉन्ड है, आपने देखा होगा कई बार वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्गे की ग्रोथ हुई होती है। क्यों ग्रोथ हुई होती है? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो फील्ड से आए होते हैं कि एल्गे ग्रो हो जाता है। तो जो एल्गे के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो केमिकल्स हैं और एल्गे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एल्गे मर जाता है तो वो खाने के तौर पे यूज किया जाता है बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एल्गे को खाता है, खत्म कर देता है। जब ये प्रोसेस होता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और जो बाकी प्लांट्स, एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। वैसे भी अगर आप एक लेयर बिछा रहे हो ग्रीन कारपेट की तो सनलाइट कहाँ पहुंचेगी? तो ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। क्या आपके घर के आसपास जो सीवेज है वो प्रॉपरली बना हुआ है? क्या चीजों की ढंग से क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही? कई बार अनट्रीटेड गंदा जो नालियों का पानी है वो सीधा नदियों में फेंक दिया जाता है, जिसके अंदर फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो क्या ग्राउंड वाटर जो है वो भी पल्यूट हो जाता है सीवेज से? बिल्कुल। जो सीवेज है वो नीचे अगर चला जाए, मतलब धरती के नीचे चला जाए, तो ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके साथ मिक्स अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको भी पल्यूट कर देता है। और जो ग्राउंड वाटर है वो वैसा ही हो जाएगा जैसे सीवेज के अंदर चीजें थी, क्योंकि सीवेज के अंदर अलग अलग चीजें, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं, कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस। अब ग्राउंड वाटर में चले गए और ग्राउंड वाटर में भी ये सब कुछ आ गया। आपको पता है जो मैमल्स का, इंसानों का, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसके अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फीसिस के अंदर, जो हम डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से। ये इंडिकेट करता है पानी की क्वालिटी। मतलब अगर पानी इसके कांटेक्ट में आ जाए, इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में, क्योंकि लोग खुले में ही जाके शौच करते हैं, तो जो पानी है वो कंटेमिनेट हो जाता है इस बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। अगर इंसान इसको पी ले तो अलग अलग तरीके की बीमारियां लग जाती। इसके अलावा जो गर्म पानी होता है वो भी पल्यूटेंट होता है। ये पानी जनरली निकलता है पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज से, और सीधा नदियों में जाके मिल जाता है। जो नदियों का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, गर्म पानी,
और जो वाटर बॉडी होती है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो रह रहे होते हैं। अब वो हो सकता है गर्म पानी को बर्दाश्त ना कर पाए, जिसकी वजह से वो एक पल्यूटेंट का काम करता है। अब डिस्कस करते हैं पोर्टेबल वाटर क्या होता है और किस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। आपने वाटर फिल्टर देखे होंगे घर के अंदर अलग अलग तरीके के। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार पानी को फिल्टर करने की क्या जरूरत है पीने से पहले। जो अनफिल्टर्ड पानी होता है उसमें अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल चीजें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। इसीलिए उसको पीने लायक बनाने के लिए पहले उसे फिल्टर करना चाहिए। दूसरा, आपको जो पीने वाला पानी है वो कहाँ से मिलता है? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट, हर एरिया के अंदर जो पीने वाला पानी है वो आपके लिए अवेलेबल करवाता है। क्या होगा अगर आप पल्यूटेड पानी पी लें? अगर आप पल्यूटेड पानी पी लेंगे तो वाटर बोर्न डिजीजेस हो जाएंगी आपको, जैसे जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कॉलरा हो गया, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो जो भोजू हैं वो बहुत अपसेट हैं और वो बताते हैं पहेली को कि उन्होंने पानी पी लिया जो साफ दिख रहा था पर स्मेल थी, तो वो बीमार। तो पहेली एक्सप्लेन करती है कि जो पानी आपको साफ दिखाई देता है उसके अंदर स्टिल डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जरूरी ये है कि पीने से पहले पानी को प्यूरिफाई किया जाए, जैसे कुछ लोग बॉयल करके प्यूरिफाई करते हैं। तो जो पानी पीने लायक होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। आपने पहले सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो पानी को साफ बनाने में हेल्प करते हैं, इससे पहले कि उसे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जाए। जनरली म्यूनिसिपल बॉडीज जो हमारे घर में पानी प्रोवाइड करती हैं वो पानी को पहले ट्रीट करती हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आज की डेट में 25% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है। तो आखिरकार पानी को सेफ कैसे बनाया जाए, पीने लायक कैसे बनाया जाए? एक तो घरों में फिल्टर यूज किए जाते हैं, ये एक फिजिकल मेथड है इम्प्योरिटीज रिमूव करने का। उसके अंदर कैंडल्स लगी होती है जो पानी को फिल्टर करती हैं। दूसरा, बॉयल करके उसको सेफ बनाया जा सकता है, क्योंकि जब बॉयल करते हो तो जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। तीसरा, क्लोरिनेशन। ये एक केमिकल मेथड है जिसमें क्लोरीन की टेबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाल दिया जाता है। अमाउंट का ध्यान रखना जरूरी होता है, जितनी स्पेसिफाइड होती है उतना ही डालना चाहिए। म्युनिसिपल वाले जो हैं वो यही करते हैं, मतलब क्लोरीन ऐड करके पानी को पीने लायक बना देते हैं और फिर हमारे घर तक पहुंचाते हैं। अब पानी से अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। वाटर बोर्न डिजीजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डिसेंटेरी हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया। तो फिर तो उसको ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता ही है। आजकल लॉज बनाए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट की प्लीज जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट डिस्पोज करने से पहले पानी में कुछ उसे ट्रीट करें, डायरेक्टली कुछ भी रिवर्स लेक्स के अंदर ना फेंका जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और हर एक को एडवाइस किया जा रहा है कि पानी को देख के यूज करो, रिसाइकल करो, रीयूज करो और रिड्यूस करो उसका यूज। ये मंत्रा है। आपका क्या रूटीन है, किस तरीके से आप पानी को वेस्ट करते हो या यूज करते हो, ये मुझे जरूर बताना। कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी हैं पानी को दोबारा से यूज करने के, जैसे कपड़े धोने का जो पानी है या घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोने का जो पानी है वो आप पौधों में दे सकते हो। जो पोल्यूशन है वो आज की डेट में सबको अफेक्ट कर रहा है, सबकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो इस चीज को हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस यूज करें ताकि इस प्लैनेट को खतरे में जाने से बचाया जा सके। इस प्रोसेस में बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स जो हैं वो पानी सेव करने में लगे हुए हैं। एनजीओस बहुत सारे हैं जो इस फील्ड के अंदर लगे हुए हैं कि पानी को सेव किया जा सके, अवेयरनेस जनरेट की जा सके, एडवर्टाइज करते हैं बार बार इसके बारे में। और हाँ, अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो बेयर मिनिमम मैं पानी को वेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाता, लेकिन जो पानी वेस्ट किया जाता है वो हम लोग नहीं करते। जब मैं ब्रश करती हूँ तो आई मेक श्योर कि पानी जो है वो चलता ना रहे,
आप टैप को बंद कर सकते हो जब आप पानी नहीं यूज कर रहे। तो आप ये सोचो, हर इंडिविजुअल अगर टैप को बंद करे और पानी वेस्ट ना करे तो कितने लीटर्स ऑफ वाटर आप डेली सेव कर सकते हो वेस्ट होने से। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।